नमस्ते अरुण जी, कैसे हैं आप? क्या चल रहा मैं है? बिल्कुल ठीक। देखिए, कोविड के दिनों में ये इतना बड़ा एटमॉस्फेयर खराब हो गया है कि जब मिलना चाहिए था हाँ, तो अपनी फिल्मों को प्रचार करने के लिए, आपसे 2-4 बातें करने के लिए, लेकिन अभी हाँ, थैंक्स टू हाँ, डिजिटल कि कम से कम हम डिजिटल के थ्रू मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, यू नो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लेकिन पहले तो क्योंकि ये 36 फार्म हाउस जो फ़िल्म जो रिलीज़ होने वाली है ज़ी5 के ऊपर, वो हमने उसका जो पहला जो झलक जो देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट है लग रहा है, और बहुत कुछ एक ना बैकग्राउंड म्यूज़िक उसका जो अभी तक जो बहुत ज़्यादा एड अप कर रहे हैं, है ना? जो कहानी के ऊपर मतलब ज़्यादा टेंशन और जो थ्रिल है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक एक प्रोजेक्ट है ना? तो थोड़ा सा बताइए कि उसका जो दुनिया है म्यूजिक से आपने उसको कैसे सजाया है? एक तो ये क्योंकि जो सीमाएँ आती हैं, जब क्राइसिस आता है, तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा पता लगती है। अभी क्राइसिस ये आया कि शूटिंग बंद हो गई सब। आप बहुत ज़्यादा बाहर विदेशों में शूटिंग नहीं कर सकते, देशों में शूटिंग नहीं कर सकते, लोकेशन में नहीं जा सकते। तो एक ऐसा प्ले लिखिए, जो एक ही फार्म हाउस में, एक ही घर में हो, लेकिन वो प्ले उतना अच्छा होना चाहिए जैसे कि हमने 2.5 घंटे की फ़िल्म देखी। तो एक बड़ी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एज़ अ राइटर और जो हम लोगों ने बड़ी हम्म, खूबी निभाई और हमें ज़ी स्टूडियो ने भी सपोर्ट किया बहुत। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो क्राइसिस में हमने स्क्रिप्ट लिखा, वो अपने हम्म, आप में एक खूबसूरती थी क्योंकि हमारे पास वक़्त बहुत था, किसी मल्टीटास्किंग नहीं थी हमारे पास। नंबर 2 उसमें म्यूज़िक का जब स्कोप आया, तो मेरी आदत है कि मैं म्यूज़िक में भी अपना कंट्रीब्यूट करता रहता था। लिरिक्स राइटर में भी कंट्रीब्यूट किया है मैंने अपनी फ़िल्मों में और इन बड़े हाँ, गुणीजनों के साथ काम किया, बड़े-बड़े लोगों के साथ, तो उनसे भी सीखा मैंने। तो ये मुझे एक ऐसा मौका मिल गया पैंडेमिक के टाइम पे कि हाँ, जहाँ हाँ, पर हाँ, जहाँ पर मैं 1 पोएम पर डे लिखता था। यू नो, तो वाओ, मैंने 4-5 महीने के अंदर मैंने कम से कम 65-70 पोएम्स लिख डाली। तो जब ये कहानी लिख रहे थे 36 फार्म हाउस में, तो उसमें भी 2 सिचुएशन ऐसी आई। और मेरा तो ऐसा है ना कि जब तक म्यूज़िक ना हो फ़िल्म में, चाहे कोई भी ड्रामेटिक फ़िल्म हो या मेरी जंग हो या थ्रिलर हो या कोई भी हो, म्यूज़िक तो होना ही चाहिए उसके अंदर। तो मुझे ऐसा चांस मिला कि चलो इसमें 2 गाने लिखते हैं और 2-3 गाने लिखे। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया अपने जो मेरे दोस्त थे पुराने सोनू निगम एंड हरिहरन जी कि भैया अगर आपको गाने हाँ, अच्छे लगे तो मुझे गाने रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। उन्होंने अपने ही स्टूडियो में दोनों गाने रिकॉर्ड करके भेज दिए मुझे, जो कि बहुत अच्छे उसका लेवल ही अलग बन गया। तो आप देखिए अगर पैंडेमिक का जो क्राइसिस था उसके अंदर हमने फ़िल्म लिखी, फ़िल्म बनाई, म्यूज़िक लिखा, म्यूज़िक बनाया और आज हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। जो आपने ट्रेलर देखा है वो ट्रेलर तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ ट्रेलर है। लेकिन क्योंकि ये एक होलसम पिक्चर है, होलसम एंटरटेनमेंट। इसमें थ्रिल भी है, इसमें मर्डर मिस्ट्री भी है, इसमें लव स्टोरी भी है, कॉमेडी भी है, फैमिली रिलेशन भी है, इमोशंस भी बड़े ज़बरदस्त हैं एंड थीम भी है। बिल्कुल है। वो तो हाँ, वो तो देख के ही लग रहा है क्योंकि आपकी कोई भी फिल्म अगर मैं उठा के देख लूं अभी भी, तो मतलब हर एक एलिमेंट जो है, ह्यूमन एलिमेंट जो है ना, वो हमेशा आपकी कहानी में बिल्कुल होता ही है। लेकिन ये भी एक बात है क्योंकि ये फिल्म जो है ये डिजिटली रिलीज हो रही है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। और आप वैसे लाइक वेटरन्स में से एक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जो उस टाइम पे भी फिल्में बनाए हैं सर, जब कोई ऑलमोस्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थी। आज जब आप देखते हो कि इतना कॉर्पोरेटाइज हो गया है चीजें, ओटीटी में फिल्म आपके अगर थिएटर में रिलीज नहीं है तो कोई बात नहीं, ओटीटी में रिलीज हो रही है ना? तो अभी ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरीके से देखते हो एज अ स्टोरी टेलर? बेसिकली आर्टिस्ट है, बेसिकली वी आर क्रिएटर, वी आर आर्ट। आर्टिस्ट को आप महल में बिठा दो या झोपड़ी में रख दो, एक ही बात है। उसके लिए महल का कोई मायने नहीं है। उसने उधर भी बैठ के अपना गाना बनाना है, कहानी बनानी है, करना है। उसको झोपड़पट्टी में बिठा दो, तब भी उसने गाना बनाना है, कहानी। कि उसने ज़िंदगी के यूनिवर्स को पकड़ना है, यूनिवर्स से उसने कहानी निकालनी है, सोसाइटी के बारे में बतानी है। और वो कहाँ रिलीज़ होती है, कैसे रिलीज़ होती है, वो बिज़नेसमैन का काम है। इसी वो हम लोगों का काम नहीं है, जो कि क्रिएटर हैं। हमको ये है कि हमें बताया जाता है कि सब देखिए भी 2 कमरों में गुज़ारा करना है आपको, तो हम कहेंगे हाँ, हम सुनाते हैं आपको कहानी। आपको आधे घंटे की सुभाष गांधी फ़िल्म बनानी है, हमने गांधी फ़िल्म बना डाली। हमको आपने 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री इलेक्शन के ऊपर बना दीजिए, गाना बना दीजिए, हमने बना दिया। क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग समझता हूँ और स्टोरी को समझता हूँ।
सिर्फ उस मीडियम को साथ जुड़ जाना एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक वॉच के लिए या मोबाइल के लिए फिल्म बना रहे हैं 15 मिनट की, और एक सिनेमा हॉल के लिए 3 घंटे की फिल्म बना रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो एक रियलिटी है, एक पैरेलल सिनेमा निकला है 2 साल के अंदर, पनपा है अपने तरीके से। सिर्फ उसका भी जो एक चीज जो बदलनी है वो कि ये था कि पहले जो फिल्मों में काम नहीं मिलता था जिनको, या सब्जेक्ट नहीं एक्सेप्ट होते थे, वो ओटीटी में डंप कर देते थे। जैसे क्राइम थ्रिलर है ये बना दो, ये रोमांटिक है ये बना दो, ये 4 कहानियां हैं ये बना दो, है ना। वो तो होता रहा एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो क्या हो गया, डंप बॉक्स, जिसको और नहीं काम मिल रहा चलो यहाँ डाल देते हैं। अभी वो नहीं होगा, अभी टाइम इज चेंजिंग। टाइम इज, यू हैव टू बी एक्सीलेंट फिल्म मेकर इवन ऑन ओटीटी, दैट पीपल शुड रिपीट फॉर इयर्स। मैं कह रही हूँ कि क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ और आपके जो माइलस्टोन फिल्में हैं उसके बारे में बात नहीं करूँ तो मतलब ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं आप लाइक जैसे, क्योंकि आपने कहा कि सक्सेस जो है वो आपका ड्राइविंग फोर्स नहीं था, टैलेंट और कहानी जो है वो वही आपका ड्राइविंग फोर्स हमेशा रहा है। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं कि आपका, क्योंकि आप जितना काम कर रहे हो उतना लर्निंग भी तो हो रहा है ना साथ में, कि इस चीज को ऐसे ऐसे किया जा सकता है ना। लेकिन आपकी पुरानी फिल्मों में से मैं अगर बोलूं कि ऐसी 3 फिल्में बताएं आपके लिए जो जो आपके लिए लगा कि भाई ये एक बहुत ही अलग सा पर्सपेक्टिव है, जो ये फिल्म के दौरान या फिल्म के सक्सेस के बाद या फिल्म के फेलियर के बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है। ये आपका करियर में अभी तक का लर्निंग था। मेरे लिए 3 फिल्में अगर आप कहें तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिन्होंने मुझे रिलीज के बाद बहुत सरप्राइज दिया। लेकिन मैंने वो 3 फिल्में बहुत ही गट्स, साहस और हिम्मत से बनाई, ये कह के कि ये पिक्चर मैं वो बनाऊंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ, अगर चलती है चले, नहीं चलती है ना चले। वो 3 पिक्चर के बारे में बात करता हूँ। पहली फिल्म थी मेरी कर्ज, जहाँ से मेरा प्रोडक्शन मैंने एज ए प्रोड्यूसर शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता था, डबल रोल जो था वो हीरो डबल रोल ही करता था पुनर्जन्म में, वही आता था। तो जब मैंने कर्ज फिल्म बनाई तो ये था कि राजकिरण अलग जब मरता है और ऋषि कपूर जिंदा होते हैं और ऋषि कपूर आते हैं, तो वो फिल्म मैंने उस एक्सपेरिमेंट से बनाई कि ये मैं करके रहूंगा, जिस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ वैसी बननी चाहिए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसका लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि उनको समझ नहीं आया कि हमारा राजकिरण है तो ऋषि कपूर को क्या तकलीफ है। तो शुरू के कुछ वर्षों में वो फिल्म ने झटका खाया एट बॉक्स ऑफिस, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो पिक्चर चलेगी आज हमारी लाइब्रेरी में 40 साल बाद भी वो एक प्राइम पिक्चर मानी जाती है कर्ज। उसकी ट्यून आज भी बच्चे से बच्चा हिंदुस्तान का जो है वो गाता है, पियानो पे बजाता है, आपको मालूम है। दूसरी पिक्चर थी हमारे लिए जो बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी, वो थी ताल। क्योंकि मैं अभी तक क्राइम एक्शन की फिल्में बनाता था, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक। हाँ। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब मेरी फिल्म में कोई पुलिस नहीं होगी, मेरी फिल्म में एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आई हैव टू चेंज माय जॉनर एंड आई चेंज माय जॉनर विद परदेश, वेयर आई वांट से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मुझे फिल्म बनानी है कि नारी में कितनी शक्ति होती है। अब नारी में शक्ति में तो अगर आप यादें फिल्म देखें या ताल देखें या परदेश देखें, 3 फिल्मों में ना पुलिस थी, ना क्राइम था, ना एक्शन था, ना लड़ाई झगड़े थे, कुछ नहीं था। एक लड़की की कहानी थी। और सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म मिली थी ताल, जिसके अंदर कहानी बड़ी थिन थी और मुझे पूरी पिक्चर म्यूजिकल ट्रीटमेंट में ले जानी पड़ी, है ना। और तीसरी पिक्चर जो थी मेरी थी वो थी युवराज। कि युवराज फिल्म के अंदर मुझे लगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सिम्फोनिक म्यूजिक लेकर आता हूँ, वीएना का म्यूजिक का कैनवास कितना बड़ा था सर। आई लव द म्यूजिक ऑफ युवराज, मुझे उसका भी म्यूजिक बहुत पसंद था। आपका ताल, हाँ, युवराज को मैंने प्रैक्टिकली ब्रॉडवे शोज की तरह ट्रीट किया, फुल ब्रॉडवे शोज की तरह बनाया पिक्चर। अब वो पिक्चर नहीं चली, कोई बात नहीं, वो अपने कुछ और साल लेगी, फिर लोगों को समझ आ गया कि नहीं ये पिक्चर भी बड़ी अच्छी थी। तो बॉक्स ऑफिस में चलना ना चलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये होता है कि डायरेक्टर राइटर ने मैंने पहले से बेहतर पिक्चर बनाई या नहीं बनाई, मैंने नया सोचा कि नहीं, मैंने उसको अपने आप को रिपीट किया तो नहीं किया ना। अभी आप हमें बताएं कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो एक्टर्स हैं, इनमें से ऐसे कौन कौन से एक्टर आपको लगता है कि उनमें वो वाली बात है, तो मतलब यू नो आपने लेके जाके उसको तोड़ मरोड़ के बिल्कुल एक अलग सा
जो है एक्टर एज एन आर्टिस्ट, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए मैं एक गैप के बाद फिल्म बना रहा हूँ 6 साल 5 साल के लिए, तो इस जाहिर है कि मैं नए एक्टर को भी फेस कर रहा हूँ। इसी पुराने एक्टर विजय राज और संजय मिश्रा तो हैं ही, लेकिन मैंने फेस किया अमोल पाराशर साहब को और बरखा सिंह एंड इशिता देशमुख, ऐसे फिलोरा सानी। तो ये ऐसे जो एक्टर थे, इनको मैं पहली बार काम कर रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि यंगर जनरेशन इस वक्त एक्टिंग और परफॉर्मर के बारे में क्या समझती है, क्योंकि मैंने तो सब लोगों से काम लिया हुआ है, बहुत एक्टर के साथ काम किया, बट इट वाज सरप्राइज टू मी कि जब मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाया और जब मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्होंने शूट किया, तो मुझे लगा ये एक्टर आज की जनरेशन इतना अच्छा समझती है। जो हमारी जनरेशन थी 90s की, उसको बहुत समझाना पड़ता था, उसको करके भी दिखाना पड़ता था एक्टिंग, क्योंकि आपने जो लिखा है उसका अंतर्भाव क्या है, सब टेक्स्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि करके बताना पड़ता था। कई जगह नहीं, देयर वर मेनी ग्रेट एक्टर्स आल्सो एंड स्टिल दे आर ग्रेट, बट समटाइम टाइम की वजह से इतनी जल्दी वो समझ नहीं पाते थे। उस टाइम पे वर्कशॉप इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, आजकल वर्कशॉप स्ट्रांग है। लेकिन अमोल ने जो अच्छा काम किया, मैं आप देखिएगा, मेरी आदत है कि मैं जिस एक्टर के साथ काम करता हूँ उससे मेरी मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत तो होनी चाहिए, अमोल हो, बरखा हो, इशिता हो, लोग हो, विजय जी हो, क्योंकि जब तक हम कंफर्टेबल जोन में नहीं आते हैं कि मैं एज ए राइटर मैं क्या कहना चाहता हूँ और हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, कि अमोल ने इतना अच्छा काम किया है, उनकी एक अपनी समझ है और अपने तरीके से बहुत खूबसूरत। आई एम प्राउड ऑफ एन एक्टर आज की जनरेशन का अमोल, जिसके साथ मैं काफी फिल्में कर सकता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि इसके अंदर ऐसी पोटेंशियल है जो ये एक कल सुपरस्टार बन सकता है लड़का। 36 फार्म हाउस रिलीज हो रही है और उसके बारे में वो उसके लिए हम वेट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू। 36 फार्म हाउस 21 जनवरी को रिलीज हो रही है ZEE5 पे, और मुझे खुशी होगी कि आप और हम सब बैठ के मिलके अपने अपने घरों में ये फिल्म एंजॉय करेंगे। थैंक यू।